तो आज हम बनाने वाले हैं आप लोग के फार्मूला में कि अगर आपको भी फार्मूला नहीं याद होता है क्लास 10 के अंदर, अगर आपको याद भी करना है और लाना है 10th में अच्छा मार्क्स रिजल्ट, ठीक है, तो ये आपके इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथ फार्मूला, ठीक है। अगर नहीं याद होता तो बिल्कुल सही जगह पर है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आता है वास्तविक संख्या, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हम पढ़ाना चाहें वास्तविक संख्या के बारे में तो इसका पूरा कुंडली निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग के सिर्फ यहाँ पे भैया फार्मूला याद करवाना है, तो चलिए हम फार्मूला पर ही बात करेंगे कि वास्तविक संख्या में कौन सा ऐसा फार्मूला है जो आप लोग से नहीं याद होता या फिर नहीं पढ़ते, ठीक है। वास्तविक संख्या में कोई ऐसा फार्मूला है नहीं, बस जो आप लोग बचपन में पढ़े हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग एल्गोरिथम। काची बोलते हैं भागा, तो सब कोई सीखे, बस उसका नाम पहले दे दीजिए। देखिए भाग एल्गोरिथम, ठीक है, ये होता है भाग एल्गोरिथम। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, यूक्लिडियन विभाजन। अच्छे नाम से जानते हैं तो यूक्लिडियन विभाजन। आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बोलते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलेंगे तो ये भाग एल्गोरिथम तो कौन सा फॉर्मूला है, यूक्लिडियन विभाजन का फॉर्मूला कौन सा है, तो आप लोग को दिमाग में आना चाहिए, ठीक है सर। देखिए वो फॉर्मूला कौन है, वो फॉर्मूला पहले हम ये निकालते नहीं, बताते कि आप एक बचपन में फॉर्मूला याद किए होंगे, भाज बराबर, या फिर नहीं भी याद किए तो चलिए कोई बात नहीं। भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस के शेषफल। ये सबको याद किए, ठीक है। या फिर देखिए नहीं समझ में आता कि बोलते किसको से समझ, देखिए आप भागा जानते हैं सर, ये लीजिए, ये होता है भाजक, काची होता है भाजक, भाजक को ए से लिखते हैं, ठीक है। और नीचे वाला इसको बोलते हैं भाज्य, काची बोलते हैं भाज्य, भाज्य को सॉरी इसको लिखते हैं हम लोग बी से, काची से लिखते हैं बी से, इसको आप बी से लिखिए, इसको ए से लिखिए, और भागफल, ठीक है, भागफल को क्यू से लिखिए, और इसको बोलते हैं शेष, काची बोलते हैं शेष, शेष को आर से लिखिए। समझ गए, इतना किसी को दिक्कत। अब बताइए कि हम यही वाला काम यहाँ पे काहे नहीं कर सकते, ठीक है। भाज्य को काची से लिखें सर, तो भाज्य को आप ए से लिखें, तो ए बराबर हो गया, और भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, ये लीजिए आर। यही फॉर्मूला है जो भाग एल्गोरिथम में आप लोग को पढ़ना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बस यही फॉर्मूला, ठीक है। अगर यही आप लोग को डर लग रहा था तो कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं लगेगा, ठीक है। समझ में आया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बराबर, अब देखिए इसमें एक शर्त होता है, अगर ऑब्जेक्टिव में इतना दिया रहे तो आप लोग सिर्फ देख के इसको मत देखिए, इसको देखिए, और साथ में इधर भी देखना, ठीक है, कि जहाँ ए के मान जो होता है, ए आर के मान, कभी कभी वो जीरो से बड़ा भी होता है, जीरो से बराबर, और भाज्य के मान देखिए कभी कभी भागा देते हैं हम तो शेष जीरो आता है जी, कभी कभी जीरो से बड़ा भी आ जाता है, तो ये डिपेंड करता है। बस ये वाला शर्त याद रखना कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा आर हो, आर से बड़ा बी हो, कभी कभी शेषफल का मान जीरो आता है। तो बस यही था पहला चैप्टर का पहला फॉर्मूला। किसको दिक्कत, आप लोग ये दोनों में याद रखना, ठीक है। चलिए सर, अब आते हैं थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड, जिसमें आप लोग को पढ़ना अभाज्य गुणनखंड कहते हैं किसको। पहले ये जानिए कि अभाज्य संख्या होता क्या, अगर नहीं सुने तो कोई बात नहीं, कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल दो हो, कितना हो, अभाज्य गुणनखंड कितना हो, दो होता है। अभाज्य गुणनखंड इसका होता है दो। आप इतना याद नहीं रख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड जो होता है, अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, इसका केवल दो होता है। कौन कौन होता है, एक और स्वयं, ठीक है। अगर हम पूछेंगे अभाज्य गुणनखंड का कई गुणनखंड होता है, तो एक और स्वयं, जैसे पी का गुण, मानते हैं कि पी एक अभाज्य संख्या, मान लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड कितना होगा, तो इसका गुणनखंड होगा एक गुने पी, एक और स्वयं, और तो कोई नहीं काट सकता, ठीक है। ये था, अगर किसी को दिक्कत हो, ठीक है सर, तो आप लोग बताइए कि हमको यहाँ पे दिक्कत हो। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए समझिए अभाज्य क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड में एक चीज पढ़ना है कि दो संख्याओं की चर्चा किया, कितना संख्या, दो संख्या, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे पहली संख्या, ठीक है, गुने दूसरी संख्या, इतना नहीं लिख सकते हैं। इसका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम गुने एचसीएफ, इतना याद नहीं रख सकते हैं। बोलिए बहुत बहुत भारी है जी, बहुत आसान है। ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लसा गुने मसा, अब इसी को साइड चेंज करके आप पहली संख्या निकालते हैं, ठीक है। यानी पहली संख्या अगर निकालना चाह रहे तो दूसरी को उधर भेज दीजिए, इधर है काची में तो इधर ही गुना में, तो उधर जाएगा तो भागा में होगी, तो ये लीजिए लसा गुने मस, यानी कि एचसीएफ गुने एलसीएम, और ये हो जाएगा दूसरी संख्या। अब सेम तरीका से अगर आप दूसरी संख्या निकालना चाहें, ठीक है, दूसरी संख्या, तो इसका फॉर्मूला आता है लसा गुने मसा, ठीक है, और बटा में पहली संख्या, ठीक है, ये हो गया।
किसी को दिक्कत? हाँ, बस 2-3 बात और जान लीजिए जो ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? समझिए कि 2 एक समअभाज्य संख्या, 2 एक सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, ये सब कोई जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते थे? चलिए आज जान लीजिए। आज के बाद एक मिनट। चलिए देखिए, 2 एक समअभाज्य संख्या कैसा? आप लिखिए 2 जो है वो समअभाज्य संख्या, यानी सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या। अगर आप लोग से पूछेंगे और ये सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य भी संख्या है, यानी सम भी है, अभाज्य भी है और सबसे छोटी भी है। कौन है? 2। अच्छा, एक क्या है सर? एक ना तो अभाज्य है, ठीक है, एक क्या है? ना तो अभाज्य और ना तो यौगिक है। इसमें एक चीज और पढ़ना, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या किसे कहते हैं बताइए? तो जो अभाज्य संख्या नहीं उसे यौगिक संख्या कहेंगे, ठीक है। एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही यौगिक। समझ गए? किसी को दिक्कत? तो ये था वास्तविक संख्या का सेकेंड चैप्टर, ठीक है, जिसमें आप लोग को ये पढ़ना। अच्छा, आगे पढ़ना है शांत और अशांत। शांत का मतलब जानते हैं? सीमित। कैसे होता है? सीमित। कभी कभी चलते चलते रुक जाना शांत होता है, ठीक है, और नहीं रुका उसको बोलते हैं अशांत। कैसे बोलते हैं? अशांत। ये आप लोग के पढ़ना है भागा में। कहाँ पढ़ना है? भागा। शांत अवात्य और अशांत अवात्य। ये अवात्य, सॉरी, देखिए शांत अवार्थ और अशांत अवार्थ, इसमें आप लोग को पढ़ना है भागा में। कुछ ऐसा भिन्न होता है, आप लोग भागा सीखे। कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि आप भागा दे रहे, भागा लग ही नहीं रहा, लग रहे, यानी वो दशमलव के बाद जा ही था। जैसे आप 3 से भागा देते हैं 10 में, क्या इसका रिजल्ट क्या चाहता है? 3.3.3, ये रिपीट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अशांत अवार्ती। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें आप लोग के कट जाता है। काची होता है? भागा देते हैं लेकिन वो कट जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। जो शांत होता है, देखिए आप शांत को कब पहचाने? जब भागा दिए तब ने, लेकिन आप लोग इसको बिना भागा देने पहचाने। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? कि यदि वो शांत है, भैया वो शांत आवर्ती है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट होगा कि P बटा Q, ये तो होबे करे, तो Q का मान, Q का गुणनखंड करते हैं और वो 2 गुने 5 में टूट गया, या फिर सिर्फ 2 ही में टूटा, या फिर 5 में, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके अलावा कोई और आता है, देखिए 2 और 5 में टूटे, पावर से कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पावर m और n का चाहिए तो एक पूर्णांक संख्या, जैसे पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूरा पूरा लिखा होता है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बटन में नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है। आप गुणनखंड किए, 2 और 5 में टूट गया, तभी वो शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो अशांत। अच्छा, 2 सिर्फ रहेगा, मान के चलिए 5 है, 5 नहीं है, 2 है तो शांत होगा, 5 है तो शांत होगा। बस इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, ठीक है, तब वो शांत होगा, अशांत होगा। अन्यथा क्या चाहिए होगा? अशांत। तो अशांत में क्या चाहिए? अशांत भी सिंपल है कि ये नहीं होगा। अन्यथा अगर आप P बटा Q लिखते, ठीक है, और Q का गुणनखंड किए, लेकिन 2 और 3 नहीं आ रहा, 2 और 5 नहीं आ रहा, 2 और 5 के अलावा कोई और आ जा रहा है, तो वो हो जाएगा अशांत, ठीक है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर का फॉर्मूला। अगर आप लोग के भी फॉर्मूला में बनना है किंग, तो भैया आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सीखना है तो टीकना। ये था पहला चैप्टर के शांत और अशांत अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ना था, भाग एल्गोरिदम के बारे में, ठीक है। अब देखिए आते हैं बहुपद। बहुपद है क्या, पहले ये जान। चाहे तो बहुपद का पूरा सिस्टम यहाँ पे खोल देंगे, लेकिन नहीं सर, ये हमको पढ़ाना है सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको थ्योरी क्लास करना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसका कमेंट में बता दीजिए कि इस चैप्टर का कोई सा बहुपद हो या फिर भाग एल्गोरिदम का, बस उसका नाम बता दीजिए कि सर इसका थ्योरी क्लास लेके आए। पूरा आपको जीरो से उठा के वहां नहीं पहुंचा दें तो बोलना, बस अर्थ आप लोग की मेहनत करना, ठीक है। देखिए बहुपद में आप लोग को पढ़ना है रैखिक बहुपद। क्या पढ़ना है सर? ये रैखिक बहुपद होता क्या है समझिए। रैखिक, रैखिक कहने का मतलब है कि आप ऐसा बहुपद देखे हैं जिसका घात 1 होता है, ठीक है। घात कितना होना चाहिए? 1। ये घात से ही डिसाइड करता है कि एक एक घात है, ठीक है। तो हलों की संख्या भी कितना होगा? हलों की संख्या बोलिएगा तो एक कितना होगा? एक है मूल की संख्या, ठीक है। इसका व्यापक रूप जो होगा, व्यापक रूप क्या होगा? तो व्यापक रूप होता है ax प्लस में b। आप इसको हल करते हैं। अच्छा आप लिख दीजिएगा जहाँ, ये जहाँ काहे लिए लिखा दे सर? तो इसलिए लिखाते हैं कि a के मान कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है 0 के बराबर नहीं, तो आप लोग को ये भी देखना है, ठीक है, ये भी देखना है। अगर आप एक जगह पर 0 रखते हैं तो ये रैखिक बहुपद नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू बचेगा, ठीक है। अच्छा इसको हल करते हैं तो देखिए ax प्लस b बराबर 0।
आप इसको 0 से बराबर करते हैं तो x बराबर होता है माइनस में बी, तो x की वैल्यू कितना होता है माइनस में बी बटा के a, ये आप लोग सबको जानते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए आते हैं उसके बाद द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद में अगर किसी को दिक्कत हो भैया तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? ठीक है, समझिए कि जिस बहुपद का घात कितना, केवल 2, जिस बहुपद का घात, इसमें भैया आप लोग को पढ़ना है घात 2 होना चाहिए, हमको पढ़ना है हलों की संख्या, यानी हलों की संख्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, हलों की संख्या बोलिए या फिर शून्य बोलिए, काची बोलिए शून्य। ठीक है, क्या होगा 2 के नाम, एक के नाम अल्फा दे दीजिए, दूसरे का नाम बीटा, कोई दिक्कत नहीं। इसका व्यापक रूप क्या होता है सर? इसका व्यापक रूप जो होता है, ठीक है, क्या होता है व्यापक रूप? व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, जहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ ए के मान 0 के बराबर नहीं होता है, समझिए। ठीक है, 1 मिनट जाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए ये होगी, ठीक है व्यापक रूप। अब इसमें एक संबंध होता है शून्यांकों के बीच। यदि आपसे पूछे शून्यांकों का योगफल, काची पूछे शून्यांकों का, शून्यांकों का योग बोलिए, योगफल बोलिए, आपको जो बोलना। इसका अब फार्मूला होते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। आप बोल सकते, देखिए इसको बोलने का 2 तरीका, शून्यांकों का योगफल बोलिए या फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, आप बोलिए शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुना बोलिए, गुणनफल बोलिए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, कैसे हो जाएगा सी बटा ए, ये आप लोग समझिए। अब यही अल्फा और बीटा के मान को मिलाकर एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। काची बोलते हैं? द्विघात बहुपद। यदि हमको निकालना रहे कब, जब हमारा अल्फा बीटा दिया रहेगा तब। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यदि हमारा बहुपद ज्ञात करना है, ये लिखेंगे बहुपद ज्ञात करना है तब। ठीक है, इसका फॉर्मूला था कि पी ऑफ एक्स बराबर के, पी ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू के बीटा। ये याद नहीं रहेगा, बहुत आसान फॉर्मूला। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ से उठा देना है, अल्फा इंटू बीटा, बाकी प्लस वन से लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए सर, जब हमारा अचर पद ए हो, ठीक है, जब का जी सॉरी, जब अचर पद कितना ए हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि पी ऑफ एक्स तो निकाल दिए, बशर्ते आपको यहाँ पे ए बैठा देना, काची बैठा देना ए, और इसका फॉर्मूला होता है, अब लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस कोई बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इतना याद नहीं रख सकते द्विघात बहुपद, तो यही था द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, यही फॉर्मूला है, आप लोग किससे ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। ठीक है, ये सारा चीज ऑब्जेक्टिव बनाने में, और फॉर्मूला था आप लोग जानते हैं क्वेश्चन बनाने में, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछते थे। ठीक है, तो सारा बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखे, कोई ऐसा फालतू करे तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, सारा फॉर्मूला को बताते चले कान कहाँ से आ रहा। ठीक है, उसके बाद देखें, उसके बाद आप लोग के पढ़ने त्रिघात बहुपद। आप सबको लिखिएगा त्रिघात। ठीक है, आप लिखिए त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद है क्या, इसे समझिए थोड़ा सा, 1 मिनट। वीडियो को देखना पड़ता है, कभी कभी बंद हो जाता है बीच में और पता नहीं चलता, आधा घंटा से बोल रहे हैं, तो कभी कभी जाकर देखना पड़ता है कि हाँ वीडियो कैसा बन रहा है, सही से चालू भी किया। देखिए त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद का घात कितना हो, 3 हो। ठीक है, अच्छा इसका शून्य कै गो होगा, तो शून्य की संख्या जो होगा, यानी हलों की संख्या या मूल की संख्या, वो भी 3 होगा। पहला का नाम अल्फा देते, दूसरे का नाम बीटा, तीसरे का नाम गामा। ठीक है, इसका व्यापक रूप तो होता है सर, समझिए व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में सी एक्स प्लस में बी। अब लिखिए जहाँ ए के मान जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होता। आप 0 के बराबर देते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, आप जानते हैं कि 0 के बराबर दे दीजिएगा तो वहां से 3 घात हट जाएगा। ठीक है, अब समझिए कि भीगी भीगी सड़कों पे, व्यापक रूप हो गया। अच्छा एक संबंध होता है शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर
यानी देखिए शून्यांकों का ये फल पूछे या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा है, ठीक है। अगर आप लोग से पूछे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका फॉर्मूला आता है सी बटा ए, ठीक है। और एक और फॉर्मूला आता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, काची बोलते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। ये तीन को फॉर्मूला नहीं याद रख सकता है आप लोग। मेन आप लोग के अल्फा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, और ये व्यापक रूप, यही सब तो याद रखना है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए जब हमारा बहुपद निकालना रहे तो उस समय त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है इसे समझिए। देखिए पी ऑफ एक्स बराबर में होता है एक्स क्यूब, ठीक है। आप लोग यहीं पे याद करवा देंगे, देखो एक्स क्यूब। अब ये वाला मान वहां पे लिखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आप लिखिएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा, यहाँ पे लिखिए इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये वाला मान लिखिए प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा, यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू में एक्स, ठीक है। अब ध्यान से समझिए जरा ये आखिर है क्या। और फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। यही फॉर्मूला, बस कुछ नहीं करते हैं जी, यही वाला मान को वहां पे बैठा देते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए जब हमारा चार पद दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, बस इसके जगह पर ए से गुना कर देना, ठीक है, ताकि आप लोग की यह चार पद की वैल्यू पता करने के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी बनाए इस पर, तो घबराने की बात नहीं है। तो ये था त्रिघात बहुपद, ठीक है। और चाहे तो हम आगे पढ़ा सकते हैं, देखिए ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इसके बाद द्विघात बहुपद, उसके बाद ये आता है। तो चलिए हम सभी बता देते हैं, ठीक है। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या। सबसे पहले आपको जानिए कि दो चर कहने का मतलब है कि जिस समीकरण का दो चर होना चाहिए, ठीक है। इसका व्यापक रूप समझिए, ठीक है। व्यापक रूप है क्या सर, तो व्यापक रूप है देखिए ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर में जीरो। एक और तरीका याद करने का, देखिए डी एक्स प्लस में ई वाई प्लस में एफ बराबर में जीरो, इतना याद नहीं रख सकते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ, एक्स वाई लगा दीजिए, दो चर बोला है तो ये एक्स और वाई को चर बोलते हैं। घात के मतलब होता है एक, किसी भी बहुपद का घात एक ही है, देखिए रैखिक समीकरण जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको एक और तरीका से याद करते हैं लेकिन, ठीक है, कहीं पे जाइएगा तो लिखाएगा A1 B1 C1, तो ये कोई गलत नहीं है, बस इसमें दो चर लगा दीजिए और बराबर में कितना हो गया जीरो। आप यहाँ पे प्लस भी दे सकते हैं, यहाँ पे प्लस आप लिखते हैं A2, ठीक है, B2 और C2, आप लिखिए एक्स वाई और यहाँ पे जीरो। देखिए डिसाइड कौन करे, ये बोला गया है मेन चैप्टर जो है वो तो कहता है दो चर, चाहे आप कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी ले लीजिए उससे डिसाइड नहीं करेगा। ए बी की जगह पर आप कुछ और भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें बोला है दो चर, इसीलिए हमने दो चर एक्स और वाई उठाए। इसमें भी देखिए एक्स और वाई है, इसमें भी एक्स और वाई, तो दो चर हमको दिख रहा है ना, तो ये व्यापक रूप चाहिए, इसे याद रखिए, चाहिए आपको जैसे आसान पड़े समझिए। अब देखिए जरा, अब इसमें क्या समझना है सर, एक चीज समझना है आप लोग कि इसका कुछ हल करते हैं, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, वही हमारा तो मेन मकसद रहता है जो दो चर वाले। तो कभी कभी हलों की संख्या एक होता है, कभी कभी बहुत बना हो जाता है, कभी कभी एक भी नहीं होता है। तो कुछ ऐसा तीन प्रकार के नियम बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें तीनों का डिसाइड कर देंगे। पहले आप जानिएगा शर्त, क्या चीज जानिएगा शर्त, फिर उसका जानिएगा कि हलों की संख्या, क्या चीज जानिएगा हलों की संख्या, फिर उस युग्म का प्रकृति जानिएगा कि नेचर क्या है, ठीक है, यानी उसका युग्म जानिएगा कि आखिर उसको युग्म कहते किसको। युग्म कहने का मतलब देखिए यहाँ पे दो दो जोड़ा है ना, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, ठीक है। फिर हम बताएंगे उसका ग्राफ, ग्राफ तो पढ़ना ही दो चर वाले में, तो ये सब हम बात करने वाले। सबसे पहले देखिए अगर हम आप लोग से पूछें, ठीक है, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा डिजाइन काट रहे हैं, देखिए ठीक है, शर्त क्या, अगर हम बोले ए बटा के डी, क्या यार ए बटा के डी इक्वल नोट बी बटा के, इस प्रकार हो सकता है। एक और भी शर्त जरूरी नहीं, तो यदि इस प्रकार देखे यानी ए बटा डी कहाँ से ले, तो देखिए ए बटा डी बी बटा ई सी बटा ई, आप इस प्रकार बोल सकते हैं। अगर ऐसा दिख रहा है तो केवल एक हल होगा, कितना होगा केवल एक हल, तो केवल एक हल होता है, हलों की संख्या कितना होगा एक,
इसको बोलते एक यूनिक बोलते, काजी बोलते यूनिक हो गया, यानी इसको अद्वितीय भी बोलते, समझिए। अच्छा, इसका युग्म कैसा रहता है, तो अविरोधी रहता है, ध्यान से समझिए, ठीक है। इसका युग्म अविरोधी, ठीक है। ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी रहता है, कैसा रहता है, प्रतिच्छेदी, यानी जब एक जगह काटता है ग्राफ तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदक, ठीक है, यानी प्रतिच्छेदक, यानी प्रतिच्छेदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, प्रतिच्छेद। अगर एक जगह काटेगा तो केवल एक हल होगा, समझ रहे हैं ना, और एक भी जगह नहीं काटेगा तो एक भी हल नहीं होगा, तो बस यही समझ आना था हमको, ठीक है। आप इस प्रकार बना लीजिए। देखिए अब दूसरा का शर्त क्या है, से समझिए। अगर हम बोलते हैं a बटा के d, ठीक है, बराबर है b बटा के e, अब दूसरा का को बराबर नहीं करते और यहाँ पे लिखते c बटा के, ये कहाँ से लिख रहे, तो फिर एक बार a बटा d b बटा e ऐसे बोल सकते, ठीक है। अगर इस प्रकार दिख रहा है तो इसका कोई हल नहीं होता, काची होता है, कोई हल नहीं। आप कितना हल कर लीजिए, हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं, ठीक है। इसका युग्म होता है विरोधी, का जो होता है विरोधी, इसमें कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं विरोधी चल रहा होगा और कहा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा रहेगा, तो इसका ग्राफ समांतर रहता है। समांतर क्यों रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब एक जगह काटेगा तो एक हल होगा, और जब एक भी जगह नहीं काटेगा तो कोई हल नहीं, इसलिए समांतर रेखा कभी कोई काट भी नहीं करता, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा रहता है, तो समांतर रहता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए जिसका एक हल होता है, कोई हल नहीं, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, समांतर। विरोधी युग्म का ग्राफ कैसा होता है, समांतर होता है, सिंपल याद रखना, ठीक है। तीसरा लास्ट, तीसरा और लास्ट क्या, तीसरा ये समझना, ठीक है, कि a बटा के d बराबर b बटा के e और बराबर में c बटा के, ठीक है। अच्छा, आप a1 b1 भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसका बहुत सारा हल हो जाता है, एक हल कोई हल नहीं तो बहुत बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अनगिनत, क्या बोलते हैं, अनगिनत, ठीक है। इसका आश्रित होता है, इसका युग्म कैसा होता है, आश्रित, ठीक है। सब अनगिनत हो रहा है तो आश्रित होता है। इसका ग्राफ जो होता है वो संपाती होता है, क्या होता है, समान संपाती। संपाती कहने का मतलब है कि जब एक रेखा दूसरे रेखा पर होता है, कैसा होता है, संपाती, समझिए। संपाती कहने का मतलब क्या है, नहीं समझे, देखिए संपाती समझिए कि एक जगह काट रहा है तो एक हल हो रहा, एक भी जगह नहीं काट रहा तो कोई हल नहीं, अब बहुत जगह काटेगा तो अनगिनत हल होगा। तो आप ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं कि संपाती ग्राफ, अरे ये तो बहुत जगह काटता है इसीलिए अनगिनत हल। आश्रित होता है, विरोधी किसका होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, और अविरोधी होता है जिसका केवल एक हल होता है। यही था हमारा दो चर के रैखिक समीकरण में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी को दिक्कत हो भैया, या फिर ये चैप्टर आप लोग को नहीं समझ में आता दो चर वाला में, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ये था दो चर वाले रैखिक, एक मिनट हम जरा देखते आते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वीडियो सही बन रहा है। अब आते हैं सर द्विघात बहुपद, मेन आप लोग के द्विघात समीकरण पढ़, द्विघात बहुपद तो पीछे पढ़ा दिए, लेकिन इसमें आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण है क्या, ठीक है, इसका व्यापक रूप सबसे पहले जाने, ठीक है, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप कहने का मतलब है कि आप इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, जहां पे लिखना पड़ेगा सर कि ए का मान जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। देखिए वीडियो कभी भी बंद हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट में जो है वोल्टेज बहुत कम दिया, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी बंद हो सकता है, इसीलिए बीच में कहीं भी दिक्कत हो उससे पहले हम भी बोल देते हैं कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो बंद होता है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वहीं से डालेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए के मान 0 के बराबर नहीं होता, ये सबको जानते हैं, ये द्विघात समीकरण का रूल। अगर ये ऑब्जेक्टिव में दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव में इससे बहुत मदद करता है, ठीक है, नहीं कई बार मिस्टेक करके आ जाते हैं, लेकिन इसको भी ध्यान दें। इसमें एक चीज पढ़ना आप लोग विवेचक, क्या चीज पढ़ना, विवेचक, ये सर है क्या, तो आप लोग पढ़े होंगे विवेचक, ठीक है, या फिर विवेक्तर बोलते हैं, आप जो नाम से बोलिए विवेक्तर, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं, काजी से, डी से, और डी बराबर होता है, ठीक है, आप डी बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी बराबर क्या चीज, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसी को बोलते हैं विवेचक। और ये हमको मूल निकालने में, एक्स की वैल्यू निकालने में बहुत मदद करता है,
ठीक है, कैसे मदद करते हैं सर? देखिए, जब आप सीधी धारा चारी का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, आप लिखिए सीधी धारा चारी, आप इससे फॉर्मूला निकालते एक्स बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है, और ये बट्टा में कितना होता है? तो बट्टा में आप लिख सकते हैं 2a, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसको याद रखने का एक और तरीका क्या है सर? देखिए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कहाँ से है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं विवेचक। अब इसकी जगह पर 2 है, तो आप लोग के दो है, दो में इसको ये याद कर सकते हैं। ठीक, ये था द्विघात समीकरण के बारे में। अगर अभी भी किसी को दिक्कत हो तो भैया बोल सकते। अब जरा सुन ध्यान से देखिए, ये द्विघात समीकरण के बारे में हम तो लिख दिए, लेकिन हमको अभी ये भी पढ़ना है कि ये विवेचक जो हम लिखे हैं सर डी बराबर, ये हमको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, मूलों की प्रकृति बताने में। जैसे ये वाला, ये फॉर्मूला लगा रहे, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा देखने में लॉन्ग लग रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो हल किए उसका कोई वैल्यू ही नहीं रखा, यानी कोई हल हो ही नहीं करता, तो उससे क्या पता चले? जरा देखिए, अभी अब हम पढ़ाएं विवेचक, क्या पढ़ाएं? अच्छा, द्विघात से का चीज पढ़ाएं विवेचक, ठीक है, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है, ये पढ़ाएं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन बनता है कि डी के मान 0 से बड़ा हो जाता है, समझ रहे? डी के मान कहता है जो होता है 0 से बड़ा होता है, और कभी कभी डी के मान 0 से छोटा भी हो जाता है, और कभी कभी बराबर भी हो जाता है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखते हैं, कभी कभी आप हल कीजिएगा तो डी के मान 0 के बराबर निकलेगा, ये वाला हल कीजिएगा था। कभी कभी डी के मान 0 से बड़ा दिखेगा, किसको हल करने पर? ये वाला था। कभी कभी डी के मान 0 से छोटा दिखेगा, इसको हल कीजिएगा था। इससे हमको बताता है प्रकृति का, जो बताता है मूलों का प्रकृति, आप लिखिए मूलों का प्राकृतिक नेचर पता चलता है, प्रकृति, ठीक है, कि उसका नेचर क्या है सर, ये बताता है। देखिए, अगर डी का मान 0 के बराबर है तो उसका मूल होता है वास्तविक, क्या होता है? वास्तविक, वास्तविक और बराबर या फिर समान, जिसको हम लोग बोलते हैं, बराबर को समान भी बोल सकता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि 0 से बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक, तो हुए करेगा, और क्या होता है? असमान, असमान, ठीक है, क्या होता है? वास्तविक और असमान। कभी कभी क्या होता है 0 से छोटा होता है, जिसको बोलते हैं, देखिए 0 से छोटा कहने का मतलब है कि वो संख्या माइनस में चल जाता है। किस में चल जाता है? माइनस में। तो कोई भी संख्या माइनस में यदि जाता है तो उसको बोलते हैं, उसका हल ही नहीं निकलेगा, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं आभासी, क्या चीज बोलते हैं? आभासी, ठीक है, इसका कोई हल नहीं कर सकते हम, कोई, देखिए कोई हल नहीं, कोई हल काहे नहीं होगा? काहे कि 0 से छोटा जितना भी होता है उस सब नेगेटिव होता है, और नेगेटिव में अगर आप यहाँ पे रूट, इसमें देखो, इसमें रूट की बात है, तो आप इसके अंदर रूट रखिएगा, डी के मान 0 आ गया, माइनस में आ गया, तो हम लोग जानते हैं कि माइनस में रूट नहीं होता, ठीक है, अगर मान निकालते तो उसका कोई हल नहीं होता, ठीक है, आप लोग जान गए। इतना समझने के बाद द्विघात समीकरण तक किसी को दिक्कत हो, ठीक है, अगर आपको पढ़ना इस चैप्टर को पूरा द्विघात समीकरण को, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि भैया इसका एक वीडियो लाइए द्विघात समीकरण चैप्टर का, ठीक है, उसको भी लान देंगे, कमेंट में बस बताइएगा। अब पढ़ना हम लोग के काजी पढ़ने से, देखिए अब आते हैं समांतर श्रेणी, ये लास्ट है, यहीं तक पढ़ाएंगे वीडियो, बाकी आपको अगर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले समांतर श्रेणी कहते किसको हैं? तो जब हम एक श्रेणी लिखते हैं या श्रेणी लिखते हैं तो हमको लगातार रूप में मिलता है, जैसे आप लोग को पता है कैसा होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है, मेन आता है व्यापक रूप, व्यापक रूप से सारा खेल इसमें होता है। देखिए, अगर आप एपी का व्यापक रूप लिखते हैं, यानी समांतर श्रेणी का, तो पहले लिखिए ए, ठीक है, स्मॉल, उसके बाद ए प्लस के डी लिखिए, डिफरेंस ए प्लस के 2d लिखिए, और ए प्लस के 3d लिखिए, और भी लिख सकते हैं, ये हम पे डिपेंड, तो आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते ध्यान देना है कि हम जो लिख रहे हैं क्या हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, पहला बोला है इसमें कोई डी नहीं, दूसरा का में 1, तीसरा का में 2d, चौथा पद में 3d,
पंचवा पद में 4d, यानी जितना पद बोल रहा है उससे एक कम करके हम d को लिख रहे हैं। ठीक है, यही होता है समांतर। ये बहुत हेल्प करता है, जैसे हमसे बोलता है सातवां पद, तो a प्लस के 6d हो जाता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला की सहायता से, यही व्यापक रूप की सहायता से एक फॉर्मूला बनता है tn। tn बराबर होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू के d। tn से भी नहीं बना सर, तो एक फॉर्मूला बनता है a से। a बराबर होता है n बटा में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू के d। इससे भी अच्छा नहीं लगा, एक और फॉर्मूला निकला एन बराबर एन बटा के 2 इंटू में ए प्लस के ए। तब सबके बात यहाँ पे बताना जा रहे हैं कि ए के मतलब का चाहिए, एल के मतलब का चाहिए। ध्यान से समझिए, देखिए ए का मतलब सबसे पहले बात आया था ए के बोलते प्रथम पद, का जी बोलते प्रथम पद। जिसे ये पहला पद है ना जी, तो इसको बोलते का जी प्रथम पद। ए का मतलब का जी प्रथम पद। अच्छा, इसमें टीएन का मतलब, तो टीएन का मतलब है अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद। ठीक, अंतिम पद के कई नाम से लिखते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं एन से भी लिख सकते हैं या फिर एल से। कहने का मतलब यहाँ पे एल दिए ना, आप टीएन भी दे सकते हैं, एन भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे याद किए, आप सही से, आप तो लिख दो दिए, आपको यूज करने आ रहा है, क्वेश्चन पर सही से इस्तेमाल करने आ रहा है तो सही है। अच्छा, उसके बाद एसएन बराबर, तो अब आता है एसएन। एसएन के मतलब होता है पदों का योगफल। क्या होता है? पदों का योगफल, यानी जोड़ना ही एसएन के मतलब होता है। ठीक है, एसएन हो गया। एन के मतलब होता है पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। ठीक है, एसएन हो गया। अब आता है टीएन एसएन डी। डी के मतलब होता है पदों का अंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं पदों का अंतर, पदांतर बोलते हैं, यानी घटाव। ठीक है, पदों का अंतर होता है कि बाद वाला में से पहले को माइनस करना, यानी कि a2 माइनस के a1। जरूरी नहीं कि a2 माइनस के a1, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था समांतर श्रेणी तक पूरा फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी के साथ। ठीक है, अगर आप लोग के इसके अगले चैप्टर का फॉर्मूला चाहिए, आगे आगे और भी ऐसा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला में, जैसे त्रिकोणमिति हो गया, ठीक है, क्षेत्रीमिति हो गया, और मेंसुरेशन वाला आप लोग तो जानते हैं, और बहुलक प्रायिकता, ये सब सारा फॉर्मूला आप लोग लावेंगे। बस आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ हमको अगला वीडियो भी चाहिए। ठीक है, बाकी ये क्लास कैसा लगा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा जी। ठीक है, अगर इसी प्रकार फॉर्मूला में बनना है, मैथ फॉर्मूला में नहीं याद होता है कोई बात नहीं, आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन कीजिए, बस आपको जो पढ़ना है आप कमेंट में करिए। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और ये क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार मन लगा के पढ़ते रहिए, और हम तो यही करेंगे, मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, अगर कोई आसपास डिस्टर्ब करता उससे आप लेना देना छोड़ दीजिए, मेन पढ़ाई पे फोकस, 2027 में धमाका। ठीक है, तो बाकी आज की क्लास कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मन लगा के पढ़िए। इसी के साथ जय हिंद।